वॉलंटियर के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि उस बूढ़े आदमी के बॉडीगार्ड ने जो चेक दिया था उस पर डोनेशन के तौर पर बहुत बड़ी रकम लिखी गई थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि चैंपियनशिप को इस वक्त फंड की जरूरत थी। काउंटर पर खड़े वॉलंटियर ने उस चेक को ड्रॉर में रखते हुए बड़ी ही पोलाइटली मुस्कुराते हुए व्हाइट मास्क वाले आदमी से कहा, जी सर, आप काफी लकी हैं। मैंने अभी अभी अपने सिस्टम में देखा, आपका रजिस्ट्रेशन जरूर अप्रूव किया जाएगा। ये कहते हुए वॉलंटियर उस बूढ़े आदमी का बाकी बचा रजिस्ट्रेशन पूरा करने लगा। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि बार बार जोर जोर से खांस रहा वो आदमी इतनी खतरनाक रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया था। जब रोहित और अनिका चैंपियनशिप एरिना से बाहर निकले तो रोहित और रिया को बाय कहने के बाद अनिका मयूर के साथ वापस गुलेरिया हाउस जाने लगी। इस पर अनिका कार ड्राइव कर रही थी। कुछ देर बाद मयूर ने अनिका को अचानक से हाईवे से एग्जिट लेने का इशारा किया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मयूर अनिका को गलत रास्ते से ले जाने की क्यों कह रहा था। जब अनिका ने मयूर से बात करने की कोशिश की तो मयूर ने अनिका को चुप रहने का इशारा किया। जब अनिका ने मयूर के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी ली तब धीमी आवाज में मयूर ने कहा, आप ऐसे ही राइट लेफ्ट लेते हुए शहर के अंदर से होते हुए गुलेरिया हाउस की ओर गाड़ी लेना। अनिका ने मयूर से पूछा, मगर क्यों? इस रास्ते से बहुत ट्रैफिक होगा, हाईवे से हम काफी जल्दी पहुंच जाते। तभी मयूर पीछे देखते हुए अनिका से बोला, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब अनिका ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वाकई 7 से 8 गाड़ियां अनिका की कार का पीछा कर रही थी। अनिका को पहली बार मयूर की सेंस पर प्राउड फील हो रहा था। ये बात अनिका ने भी नोटिस नहीं की थी कि कोई उनकी कार का पीछा कर रहा था। हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ में पीछे चल रही कार बड़ी ही आसानी से बिना नोटिस हुए अनिका की कार का पीछा कर रही थी। जब मयूर को शक हुआ तो मयूर ने अनिका को एक सुनसान रास्ते पर कार मोड़ लेने का इशारा किया। जैसे ही कार सुनसान रास्ते पर मुड़ी, पीछा कर रही सभी गाड़ियां मयूर और अनिका को फॉलो करते हुए उसी सुनसान रास्ते पर आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि कुछ लोग अनिका और मयूर का पीछा कर रहे थे। क्योंकि जिस रास्ते पर मयूर ने अनिका को कार मोड़ने के लिए कहा था उस रास्ते पर आम तौर पर ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती थी। अनिका ने एक्सीलेटर पर अपना पांव दबाते हुए मयूर से पूछा, क्या हम इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं? मयूर ने अपनी छाती फुलाते हुए अनिका से कहा, तुम जानती नहीं हो सिस्टर, तुम किसकी कार में बैठी हो। दिल्ली में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरी कार का पीछा करके मुझ तक पहुंच सके। ये अलग बात है कि मैं जिसका चाहूँ उसका पीछा करके उस तक पहुंच सकता हूँ। इस वक्त अनिका मयूर के मुंह से खुद की तारीफ सुनने के मूड में नहीं थी। उसे किसी भी तरह पीछा कर रही कार से पीछा छुड़ाना था। गाड़ी का गियर बदलते हुए अनिका ने ऊंची आवाज में मयूर से कहा, क्या तुम ये काम कर सकते हो, या मैं कार की स्पीड इतना बढ़ा दूं कि ये लोग चाह कर भी हमारा पीछा न कर सके। मगर फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि गाड़ी दिल्ली से कितनी दूर जाकर रुकेगी। मयूर समझ चुका था कि अनिका काफी इम्पेशेंट हो चुकी थी, इसलिए अपनी बड़ाई बंद करते हुए मयूर ने अनिका से कहा, ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। इसके बाद मयूर अनिका को कुछ देर लेफ्ट राइट का इशारा करते हुए ऊबड़ खाबड़ गलियों से कार ले जाने लगा। पीछा कर रही गाड़ियां मयूर के दिखाए हुए रास्ते पर आते ही एक के बाद एक ब्रेक डाउन होने लगी। मगर अभी 3 गाड़ियां मयूर और अनिका की कार का पीछा कर रही थी। तभी अचानक मयूर ने अनिका से कहा, एक काम करो, यहाँ से कुछ ही दूर रेलवे फाटक आता है। तुम एक काम करना, फाटक के आते ही सीधा पटरियों पर कार चलाने लगना। 200 मीटर के बाद एक नाला आता है, उससे ठीक पहले हम कार को पटरी से उतारकर मेन रोड की ओर ले चलेंगे। बस खतरा सिर्फ इतना सा है कि अगर सामने से तुम्हें ट्रेन आती दिखाई दे तो किसी भी हालत में ट्रेन से टकराने से पहले हमें उस नाले तक पहुंचना होगा। इस वक्त अनिका को मयूर की बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मयूर का प्लान काफी रिस्की था, मगर अनिका को अपनी स्पीड पर भी उतना ही भरोसा था। रेलवे फाटक के आते ही अनिका ने अपनी कार मोड़ते हुए पटरी पर चलाना शुरू कर दिया।
पीछा कर रही गाड़ियां रेलवे फाटक तक पहुंचकर रुक गईं। इस तरह की कार ड्राइविंग शायद उन्होंने कभी देखी नहीं थी। अनिका और मयूर की किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। पटरी पर दूर दूर तक किसी भी ट्रेन का नामो निशान नहीं था। बड़ी ही आसानी से कार मयूर की बताई हुई पुल तक पहुंच गई। फिर एक जोर का झटका देते हुए अनिका ने कार को पटरी से नीचे की ओर उतार लिया और ऊबड़ खाबड़ गली से होते हुए कार फिर से मेन रोड पर जा पहुंची। कुछ देर तक कार चलाने के बाद अनिका और मयूर को ये यकीन हो गया कि पीछा कर रही सारी गाड़ियां एक के बाद एक पीछे छूट गई थी और अब कोई भी कार उन्हें फॉलो नहीं कर रही थी। मयूर गुलेरिया ने राहत की सांस लेते हुए कार चला रही अनिका से पूछा, कैसा लगा मेरा प्लान? अनिका जानती थी कि अगर इस वक्त उसने मयूर को कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मयूर फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधने लगेगा। इसलिए हाथों के अंगूठे से इशारा करते हुए अनिका ने मयूर से कहा, ग्रेट जॉब। अनिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही मयूर का सीना चौड़ा हो गया। अनिका न सिर्फ मयूर की बहन थी बल्कि अनिका ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी थी जो मयूर गुलेरिया के लिए एक आइडल थी। जब मयूर गुलेरिया मन ही मन मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था तब उसकी जेब में उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब मयूर ने जेब से फोन निकाला तब उसने देखा आकाश उसे कॉल कर रहा था। मयूर ने अपनी कमर सीधी करते हुए जल्दी से आकाश का कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही आकाश ने मयूर से पूछा, क्या अनिका तुम्हारे साथ है? मयूर ने हैरान होकर अनिका की तरफ देखा और आकाश को जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम दोनों अभी घर ही आ रहे हैं। आकाश ने मयूर से कहा, इसी वक्त तुम दोनों हॉस्पिटल आ जाओ। जब आकाश ने मयूर को अनिका के साथ हॉस्पिटल पहुंचने को कहा तो मयूर समझ गया था कि जरूर करण अंकल को मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। मयूर ने आकाश से पूछा, क्या हुआ आकाश, करण अंकल ठीक तो है ना? मयूर की बात काटते हुए आकाश ने मयूर से कहा, तुम दोनों बस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, उसके बाद तुम्हें सब समझाता हूँ। ये कहने के बाद आकाश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मयूर की बातें सुनने के बाद अनिका समझ चुकी थी कि जरूर हॉस्पिटल में करण अंकल पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई थी, इसलिए पहले ही अनिका ने यू टर्न ले लिया था। अनिका एक्सीलेटर पर पांव दबाते हुए तेजी से कार लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगी। जैसे ही अनिका और मयूर हॉस्पिटल पहुंचे, आकाश ने अनिका को देखते हुए कहा, जल्दी से अंदर ऑपरेटिंग रूम में जाओ। करण अंकल की हालत बहुत नाजुक है, उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। अंदर सारे डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से अंदर जाओ। आकाश की बात सुनते ही अनिका दौड़कर तेजी से ऑपरेटिंग रूम के अंदर चली गई। आकाश की बात सुनकर मयूर भी काफी हैरान हो गया था। मयूर ने जब से होश संभाला था करण गुलेरिया को हमेशा ही बीमार देखा था, इसलिए आज से पहले कभी भी मयूर को करण गुलेरिया की हालत को देखकर चिंता नहीं हुई थी। मगर आज जब आकाश ने कहा कि उसकी हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया था, तब पहली बार मयूर गुलेरिया को अपने अंकल करण गुलेरिया की हालत को लेकर चिंता हुई थी। जब मयूर ने देखा कि आकाश भी काफी परेशान था और हॉस्पिटल कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ पैनिक होकर घूम रहा था, तब आकाश को हिम्मत देते हुए मयूर ने कहा, तुम बिल्कुल घबराना मत, अनिका जरूर सब कुछ ठीक कर देगी। मयूर जानता था कि अनिका ही थी जिसे लोग मेडिकल डॉक्टर कहकर बुलाते थे, मगर मयूर को ज्यादा भरोसा डॉक्टर अमृता पर नहीं बल्कि अपनी आइडल ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी पर था। मयूर अच्छी तरह जानता था कि जब तक अनिका ऑपरेटिंग थिएटर में करण गुलेरिया का इलाज कर रही थी तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। मयूर ने आकाश से पूछा, मगर अचानक ही उन्हें क्या हो गया था? अभी अभी तो अनिका ने उनका ऑपरेशन किया था, उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक ये क्या हो गया? आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए मयूर से कहा, सब कुछ ठीक ही था। अनिका ने जो कुछ भी कहा था तो सब कुछ सच था।
उसने कहा था कि कुछ ही दिनों में करण अंकल को होश आ जाएगा, और ठीक वही हुआ। मगर होश में आते ही करण अंकल ने अपने हाथ में लगे ड्रिप की सुई निकाल दी। वो जीना नहीं चाहते। उन्हें होश में आने का अफसोस था। होश में आते ही वो इतने पैनिक हो गए थे कि उनकी हालत बिगड़ गई और उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। आकाश की बात सुनकर मयूर ने आकाश से धीमी आवाज में पूछा, मगर क्या तुमने उन्हें बताया कि ये अनिका उनकी ही बायोलॉजिकल बेटी है? अगर वो ये बात किसी तरह जान लेते तो शायद उन्हें जीने की इच्छा फिर से होने लगे। मयूर की बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, मैं उन्हें बताने ही वाला था कि उससे पहले ही उनकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर तक मयूर और आकाश वही कॉरिडोर में खड़े ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेटिंग रूम से डॉक्टर बाहर आए। उनके बाहर आते ही आकाश तेजी से डॉक्टर के पास गया। आकाश डॉक्टर के मुंह से एक ही खुशखबरी सुनना चाहता था, ऑपरेशन सक्सेसफुल। मगर जब आकाश डॉक्टर के पास आया तब उसने देखा कि डॉक्टर अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर धीरे से डॉक्टर ने अपनी नजर उठा के आकाश की ओर देखा और नामे अपना सिर हिलाने लगे। डॉक्टर का रिएक्शन देखकर आकाश और मयूर दोनों हैरान रह गए। डॉक्टर ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, ठीक वक्त पर डॉक्टर अमृता आ गई। उन्होंने अपना काम भी बखूबी निभाया है। किसी तरह पेशेंट को मरने से बचा लिया है। मिस्टर आकाश, आपके चाचा सांस तो ले रहे हैं, मगर किसी भी वक्त उनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जिस इंसान के अंदर जीने की चाहत खत्म हो गई हो, उसे इंसान तो क्या, खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मयूर ने डॉक्टर से पूछा, क्या अनिका ने उन्हें बताया कि वो उनकी बेटी है? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, जब उन्होंने उनके शरीर में फिर से सांसें डाली तो कुछ वक्त के लिए पेशेंट को होश आया था। उन्होंने उनसे ये बात कहने की कोशिश भी की थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो बात उनके कानों से उनके दिमाग तक पहुंची है या नहीं। बहुत पहले ही वो जीने की सारी ख्वाहिश छोड़ चुके हैं। मेरी मानिए तो आप लोग अंदर जाकर एक आखिरी बार उनसे मिल लीजिए। उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आकाश और मयूर तेजी से ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर चले गए। ऑपरेटिंग थिएटर में जाते ही आकाश और मयूर ने देखा करण गुलेरिया बिल्कुल निर्जीव ऑपरेटिंग टेबल पर लेटे थे। काफी दिनों से उनके शरीर में कोई खुराक नहीं गई थी। उन्हें आईवी ड्रिप के जरिए सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे थे। ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी थे, मगर लगातार उनके शरीर का वजन घट रहा था। इस वक्त करण गुलेरिया का शरीर और उनका वजन आधी से भी कम हो चुका था। चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। वो सांसें तो ले रहे थे, मगर धीमी सांसों में उनकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खुली रख पा रहे थे। उनके बिल्कुल पास खड़ी अनिका अपना सर झुकाए बस बिना पलके झपकाए उन्हें देख रही थी। जिस बाप की अनिका को सालों से तलाश थी, वो बाप अनिका की आंखों के सामने था, मगर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे ही करण गुलेरिया ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर में आकाश और मयूर उनसे मिलने आए थे, तब बड़ी मुश्किल से हाथ के इशारे से करण गुलेरिया ने उन्हें अपने पास बुलाया। जैसे ही आकाश और मयूर करण गुलेरिया के पास पहुंचे, धीमी मगर भारी आवाज में करण गुलेरिया ने आकाश और मयूर से कहा, तुम दोनों के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ इसे। याद रखना, मेरी बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ न पहुंचे। मैं अपनी बेटी को तुम दोनों के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को रियल वॉइस में एफएम चाहिए थी, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। राधे कृष्णा। आप सभी अपना ख्याल रखें।